चले गाइस, बहुत छोटा सा टॉपिक, रिफंड, एकदम छोटा सा अमेंडमेंट है, मैं बता दूं और फिर आगे चैप्टर देखेंगे, राइट। तो देखो ये क्या है, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ रिफंड 54(7) में दिया हुआ था। तो पहले क्या था और अब क्या चेंज हुआ वो बताता हूं। तो हम लोगों को रिफंड लेना है, एसएससी मैं हूं, मुझे रिफंड लेना है, तो मुझे डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन करना पड़ता है, राइट। और उसका फिर एक एआरएन जनरेट होता है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, एआरएन जनरेट होता है। तो मैंने एप्लीकेशन करने के बाद डिपार्टमेंट को विदिन 60 डेज मेरे रिफंड को प्रोसेस करना होता था। अच्छा सर, प्रोसेस करना मतलब क्या? ये रिफंड कंप्लीट तभी माना जाता है जब वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जब वो मेरे बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मतलब इन्होंने रिफंड इश्यू कर दिया, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, इसका मतलब रिफंड इश्यू नहीं हुआ। इन्होंने ऑर्डर पास करने के बाद जब वो मेरे अकाउंट में आएगा तब ऐसा माना जाएगा कि यस, अब आशीष को रिफंड इश्यू हो चुका है। तो ये कब करना पड़ता था? विदिन 60 डेज। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता था कि देखो, विदिन 60 डेज अगर इन्होंने नहीं कर पाए तो इसके ऊपर डिपार्टमेंट को मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था। ऑफ कोर्स, जैसे हम लेट हो गए तो हमसे इंटरेस्ट लेते, तो उनसे अगर लेट हो गया रिफंड देने में तो वो लोग हमें इंटरेस्ट पे करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था क्योंकि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स डिले कर रहे थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इंटर डिपार्टमेंटल एक सर्कुलर निकाल दिया। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल लिया 18 नवंबर को, इंटर डिपार्टमेंटल। और उसमें क्या बोल दिया गाइस, उन्होंने कहा कि आप 45 डेज में ही रिफंड ऑर्डर को प्रोसेस करो, रिफंड और पेमेंट ऑर्डर में प्रोसेस कर दो, सो दैट आपके पास जो 15 दिन अब बचेंगे वो 15 दिन में आराम से फिर वो पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो रिफंड का टाइम लिमिट उतना ही है 60 डेज, बट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए उन्होंने बोला कि आप ये सब जो प्रोसीजर है, आपकी बैकएंड पे प्रोसीजर, डिमांड ऑर्डर, पेमेंट ऑर्डर, ये 45 दिनों में खत्म कर दो, सो दैट 15 दिन में फिर वो अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में चले जाएगा। तो बस ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए सर्कुलर है, राइट। तो देखो, एनी टैक्स अमाउंट शॉल कंसिडर्ड, अच्छा ऊपर पढ़ लेते, द प्रॉपर ऑफिसर शॉल इश्यू द रिफंड अंडर सबसेक्शन 5 विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन से 60 दिन। अब देखो क्या, एनी टैक्स शॉल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन रिफंडेड ओनली व्हेन द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट। रिफंड तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो एप्लीकेंट को मिल जाएगा उसके बैंक अकाउंट। अकॉर्डिंगली ऑल द टैक्स अथॉरिटी आर एडवाइज टू इशू, टैक्स अथॉरिटीज को देखो, अपने लिए नहीं है, उनके लिए सैंक्शन ऑर्डर और पेमेंट ऑर्डर, दोनों सैंक्शन और पेमेंट ऑर्डर विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ARN, सो दैट द डिसबर्समेंट विल कंप्लीट विद इन 60 डेज। सो दैट आप 45 दिन में आपका कार्यक्रम कर लो, ऑर्डर निकाल लो, तो ताकि 60 दिन के अंदर अंदर उसके बैंक अकाउंट में, एसएससी के बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो। ओके, 54(8) में कोई चेंज नहीं, फिर 54(8)A आया है, बहुत सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं, मैं बता देता हूं। देखो, अब जब हमें रिफंड एप्लीकेशन करते थे गाइस, तो ये रिफंड एप्लीकेशन करते समय हमने सीजीएसटी का भी रिफंड मांगा, एसजीएसटी का भी रिफंड मांगा। तो सीजीएसटी वाले ऑफिसर ने पूरा उसका कैलकुलेशन कर लिया और सीजीएसटी का उसने पेपर देख लिए, इनवॉइसेस देख लिए, क्रेडिट नोट्स देख लिए, सब देख लिए और हमें रिफंड ग्रांट कर दिया। अब सेम प्रोसीजर एसजीएसटी वाले ऑफिसर भी कर रहे थे या यूटीजीएसटी वाले भी कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा रिफंड सेपरेट है। अरे ऐसे कैसे होगा भाई, आपका वन नेशन वन टैक्स है। तो एक सीजीएसटी वालों ने रिफंड इशू किया तो मेरे लिए, मेरे एसएससी के सेम पेपर तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए भी है, तो वो ऑफिसर ने भी इसको रिफंड को ग्रांट कर देना चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने बोला, पहले ऐसा नहीं था, तो उन्होंने अब बोला कि अगर सीजीएसटी ऑफिसर ने रिफंड ग्रांट किया, मतलब उसने सब पेपर चेक कर ली, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि वो एसजीएसटी के लिए भी है और एसजीएसटी का भी रिफंड इशू करना पड़ेगा, या वाइसे वर्सा, एसजीएसटी वाले ने किया चेक तो सीजीएसटी के लिए वो रिफंड माना जाए। सिंपल, राइट। तो देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसबर्स द रिफंड ऑफ एसजीएसटी इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो 8A इंसर्ट हुआ, देखो, सेपरेट डिसबर्समेंट ऑफ रिफंड अमाउंट ऑफ डिफरेंट टैक्स सेपरेट by the different tax authorities, CGST, IGST, compensation levy by central government, है ना, ये तीनों सेंट्रल के, CGST, IGST और compensation cess। तो इसका रिफंड सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, एंड SGST का रिफंड
स्टेट टैक्स ऑफिसर देता था। इसके वजह से एसएससी के ऊपर हार्डशिप हो रही कि भाई ये तीनों सेंट्रल से मिल जाते थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का, और स्टेट के लिए स्टेट के ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। तो ये हार्डशिप हो रही थी, और ये हार्डशिप रुकने के लिए देखो, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिफंड एप्लीकेशन ऑन दिस अकाउंट, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट फॉर द रिफंड एप्लीकेशन assigned to the central tax officer, the sanction order and corresponding payment order for the sanction refund amount under all the tax heads shall be issued by central tax officer only. तो central tax officer सभी रिफंड को प्रोसेस कर देगा, चाहे वो एसजीएसटी का हो, सीजीएसटी का, आईजीएसटी का या कंपेंसेशन सेस का। सिमिलरली फॉर द रिफंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेट और यूटी टैक्स ऑफिसर, बोथ सैंक्शन ऑर्डर, करस्पॉन्डिंग पेमेंट ऑर्डर for the sanction of refund and all the other heads shall be issued by state or UT tax officer. Similar manner में state और UT tax. Okay? Great. Inspection, search, seizure and arrest. Very important amendment आया है guys. Very important. और वो amendment है ई-वे बिल से रिगार्डिंग, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। तो ये एक्ट में तो डाल के रखा था, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन, मतलब इसको एक्टिव नहीं किया था, जो अभी कर दिया उन्होंने 21 नवंबर से। तो क्या है देखो, ये सिंपल बोलता है, अगर कोई असेसी ध्यान से सुनना, कंसेक्यूटिव 2 पीरियड्स के जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करता है, जीएसटीआर 1 हो या 3B हो, अगर कोई एसएससी जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B, एंड इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर सीएमपी 08 फॉर्म, याद है आपको कंपोजिशन के केस में कौन सा फॉर्म है, सीएमपी 08। अगर वो सीएमपी 08 2 कंसेक्यूटिव पीरियड के नहीं फाइल करता है, इन केस ऑफ कंपोजिशन वाला सेक्शन 10 वाले एसएससी, या फिर दूसरे जो एसएससी से अदर देन कंपोजिशन वाले फॉर्म जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 2 कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए फाइल नहीं कर रहे, तो फिर आपकी ई-वे बिल की फैसिलिटी बंद कर दी जाएगी, ब्लॉक कर दी जाएगी। मतलब अब आप ई-वे बिल नहीं बना पाओ, ना ही कंसाइनर बना पाएगा, ना ही कंसाइनी। मतलब वो जैसा मैं गुड्स बेच रहा हूं, तो ई-वे बिल तो कोई भी बना सकता है ना सर, ऐसा हो। देखो मैं आपको कंसाइनर हूं, मैं आपके दिमाग में आ सकता है ऐसे, आप कंसाइनी हो और एक ट्रांसपोर्टर है, राइट? तो तीनों में से कोई भी ई-वे बिल बना सकता है। तो अगर मैं ई-वे बिल नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप बोलेंगे ठीक है तू मत बना, मैं बना देता हूं ना, कंसाइनी बना देगा। तो वहां पे लिखा है ना कंसाइनर बना पाएगा, ना कंसाइनी, ना ट्रांसपोर्टर, तीनों नहीं बना पाए, ई-वे बिल नहीं बना पाए, राइट? कमिश्नर को फिर पावर दी, अगर सफिशिएंट कॉज है तो वो कमिश्नर ये कंडीशन, मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, उसको हटा सकता है। तो देखो पहले अपन पढ़ते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1, सबको सब रूल 1 को ओवरराइड करेगा। नो पर्सन इंक्लूडिंग, देखो कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स और कुरियर एजेंसी, कोई भी ई-वे बिल नहीं बना पाएगा, शॉल बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ जीएसटी ई-वे बिल EWB 01। तो पार्ट ए नहीं भर पाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वेयर द सप्लायर और रेसिपिएंट हु, कौन, देखो कौन, एक्सक्यूज मी, ऐसा सप्लायर और रेसिपिएंट कौन सा, देखो, बीइंग अ पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर सेक्शन 10, मतलब ये कंपोजिशन वाले की बात कर रहा है, और अवेलिंग द बेनिफिट 2/19, मतलब सर्विस वाले, has not furnished the statement in CMP 08 for 2 consecutive quarters, क्योंकि इनको क्वार्टरली रिटर्न है, तो 2 consecutive क्वार्टर का इन्होंने अगर रिटर्न नहीं डाला तो, या फिर being a person other than in clause A, मतलब कंपोजिशन वालों को छोड़ के, has not furnished the return for consecutive period of 2 months, अदर देन कंपोजिशन वाले मंथली वाले 2 महीने अगर नहीं रिटर्न फाइल करते, या फिर बीइंग अ पर्सन अदर देन इन क्लॉज ए हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट फॉर 2 मंथ्स और क्वार्टरली, ये क्वार्टरली या मंथ, ये 3B की बात कर रहा है, और ये जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 और 3B अदर देन कंपोजिशन वाले भरते, राइट? तो कंपोजिशन पर्सन अगर सीएमपी 08 2 क्वार्टर का नहीं भर रहे, या अदर देन कंपोजिशन वाले 3B 2 पीरियड का नहीं भर रहे, या फिर जीएसटीआर 1, दोनों में से कोई भी, जीएसटीआर 1
या 3B, दोनों में से कोई भी अगर 2 मंथ या क्वार्टर का नहीं भरेंगे तो फिर क्या होगा? देखो, उनकी फैसिलिटी ई पार्ट ए ऑफ EWB 101 की निकाल ली जाएगी। मतलब अब वो गुड्स 50,000 के ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए। बहुत खतरनाक चीज है प्रैक्टिकल लाइफ में। अभी तो आप बस सुन रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इंपैक्ट बहुत भारी। तो अगर कोई पर्सन ऐसा फाइल नहीं करता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा। सोचो आप, बिजनेस ही बंद हो गया ना, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, गुड्स ही नहीं जा रहा इधर के उधर, खत्म ही हो गई बात। ना ही वो बना पा रहा है, ना कंसाइनी, ना ट्रांसपोर्टर, कोई नहीं बना पा रहा, तो सब रुक जाए। प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर मे ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन द फॉर्म GST EWB 05 ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। मैंने बोला, अरे साहब, मैं कैसे रिटर्न फाइल करता? मैं तो जेल में बंद था ना, पिछले 3 महीने से जेल में बंद था, तो इसलिए मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया। मुझे एक काम करो, मैं अभी के अभी रिटर्न फाइल कर देता हूं, सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, ये फॉर्म में मुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा बाय, तो कमिश्नर बाय ऑर्डर इन राइटिंग इन दिस फॉर्म, मतलब ये फॉर्म में ऑर्डर देगा, अलाउिंग टू फर्निश द सेड इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB 01। ये फॉर्म के नाम आपने याद नहीं रखे तो भी चलेगा, EWB 05, 06, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते, आपने याद नहीं रखा तो, लेकिन आप एप्लीकेशन कर सकते हो EWB 05 में, और कमिश्नर आपको बोलेगा EWB 06 में, ओरली थोड़ी ना बोलते, ऑर्डर देगा कि भाई चलो आप ये पार्ट ए अब भर सकते हो, लेकिन रिटर्न जरूर भर देना, सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन डालेगा कि रिटर्न आप भर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ऑर्डर रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए इन EWB 01 अंडर द फर्स्ट प्रोविजो शॉल बी पास्ड विदाउट द सेड पर्सन अपॉर्चुनिटी। आप जब EWB 05 में एप्लीकेशन करेंगे, अगर कमिश्नर उसको रिजेक्ट कर देगा तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, नेचुरल जस्टिस है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द परमिशन ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी शॉल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर, है ना। तो कमिश्नर, स्टेट का कमिश्नर देगा तो सेंट्रल के कमिश्नर के ऊपर वो बाइंडिंग रहेगा, और सेंट्रल का कमिश्नर ऑर्डर देगा वो स्टेट का माना जाएगा। और कमिश्नर कौन सा? आपका पहचान वाला कमिश्नर क्या? नहीं, आपके जुरिस्डिक्शन वाला कमिश्नर। कमिश्नर शॉल मीन द जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर। अदरवाइज आपके पहचान के कमिश्नर से EWB 05 बना के डाल दोगे और वो EWB 06 में देगा, ऐसा चलेगा?